नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। क्या आपने कभी सोचा था यूपी का पंचायत चुनाव देश के सबसे बड़े दल बीजेपी के लिए इतना अहम होने वाला है कि 18 उम्मीदवारों के नाम की चर्चा रात 2:30 बजे तक चलने वाली है। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की इन तैयारियों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता है। यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की मैराथन बैठक जो 1 अप्रैल शाम 4:30 बजे से शुरू हुई, वो 10 घंटे बाद 2 अप्रैल को रात 2:30 बजे तक चली है। जाहिर है बीजेपी इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है, इस बैठक से ही साफ पता चल जाता है। दूसरी तरफ 2021 के पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल भी बन रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पंचायत चुनाव का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है, तो दूसरी तरफ राज्य में बीजेपी सरकार के लिए भी यह चुनाव नाक का सवाल बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार के चुनाव में एक बड़ा सबसे असरदार मुद्दा यह है कि कोरोना और लॉकडाउन के बाद शहरों से वापस आए प्रवासी मजदूर जो गांव में ही रुक गए हैं, उनके चलते चुनाव पर क्या असर होगा। वो शहर जैसी सुविधाओं की उम्मीद अपने गांव में करेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल भी इन सुविधाओं को ध्यान में रखकर करने वाले हैं। साथ ही चुनाव में इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। छोटी पार्टियों का जोर है, क्षेत्रीय पार्टियां रणनीति बना रही हैं और बड़ी पार्टियों को भविष्य की तमाम चिंताएं हैं। इन सब के बीच चुनाव की तेज होती तैयारियों को लेकर हमारी 1 घंटे की अगली बहस होने वाली है। तो आज हम अगली 1 घंटे की बहस में यह तय करेंगे कि आखिर क्या क्या होने वाला है, कितना अलग होने वाला है। यूपी पंचायत चुनाव पहले चरण का नामांकन 3 और 4 अप्रैल को होगा, एक बार आपको बता देते हैं। दूसरे चरण का नामांकन 7 और 8 अप्रैल को होने वाला है। वहीं तीसरे चरण के नामांकन की तारीख 13 और 15 अप्रैल तय की गई है और अगर चौथे चरण की बात करें तो 17 और 18 अप्रैल को नामांकन तय किया जाएगा। 18 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद से पंचायत चुनाव में बाहर से आने वाले कामगारों पर भी नजर रखी जा रही है। शहरों से लौटकर आए लोगों के वोट काफी मायने रखेंगे, क्योंकि उनको लुभाया जाएगा। शहरों से आए लोग विकास के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे, क्योंकि वो शहर में रह रहे थे और गांव के हिसाब से वो अपने आप को बीच में सामंजस्य बिठा पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बताएं कि जिस तरह से छोटे चुनाव में बड़ा दांव खेला जा रहा है, पंचायत चुनाव पर बीजेपी लगातार मैराथन बैठक कर रही है। यह सबसे बड़ी चीज है। 1 अप्रैल को ही बीजेपी की बैठक लगभग 10 घंटे तक चली और ये 2 अप्रैल को रात 2:30 बजे तक चली है। बीजेपी 1600 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। आपको बताएं कि 1600 लोगों की लिस्ट सबसे बड़ी लिस्ट के तौर पर है और समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए। तो समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कौन कौन से हमारे उम्मीदवार होने वाले हैं, प्रत्याशी होने वाले हैं। और पीएसपी ने भी 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, साफ कर दिया है कि कौन कौन से उम्मीदवार हमारे होने वाले हैं। पंचायत चुनाव में शहरों से लौटकर आए लोगों के वोट काफी मायने रखने वाले हैं। तो लगातार आज की बहस में हम अपने प्रवक्ताओं से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छोटे चुनाव पर कितना बड़ा दांव खेलने की तैयारी है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2022 की बिसात अभी से ही पिछली शुरू होगी। यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि क्या 2022 के पहले ही तमाम जनता ये साबित कर देगी कि उसकी पहली पसंद कौन सी पार्टी है। क्या उसकी पहली पसंद बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है या बसपा है या क्षेत्रीय दलों पर भी भरोसा इस बार जनता करने वाली है। आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है, एआईएमआईएम कितनी सेंध लगाने में कामयाब होंगे, या वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर अपने आप को यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो भी लोकतंत्र का हिस्सा हैं। क्या उनको जनता पसंद करेगी या नहीं, ये जनता का रुख जरूर बताएगा। तो इन तमाम पार्टियों पर जनता कितना भरोसा करती है, ये आने वाले चुनाव बताएंगे। और क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश का चुनाव है और यहां पर सबसे अधिक मतदाता भी जाकर मतदान करने वाले हैं, उनकी रुचि क्या होने वाली है। हर एक चुनाव बेहद जरूरी होता है, यह यहां पर ध्यान देने वाली बात है। और गांव की सरकार, हर दल तैयार, यह भी आज हम यहां पर कह रहे हैं प्राइम न्यूज के माध्यम से कि गांव की सरकार है, हर दल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उनकी तैयारियों के मायने क्या क्या हैं। जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि हमने तमाम योजनाएं चलाई, जनता के बीच में हम लेकर उन योजनाओं को गए हैं, जनता हमको चुनेगी। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने जो भी योजनाएं चलाई वो खोखली योजनाएं थी, उनका लाभ जनता को नहीं मिला है। तो यहां पर देखने वाली बात होगी कि क्या आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता को समझा पाने में तमाम पार्टियां ये कामयाब हो पाती हैं कि आखिर उनकी जो पहली पसंद होनी चाहिए वो कौन सी पार्टी होनी चाहिए। क्या जनता इस बात को समझ पाएगी इस बार की पंचायत चुनाव है, हमको सबसे ज्यादा प्राथमिकता प्रधान के चेहरे को देना है, क्योंकि वही हमारे आसपास रहेगा। अगर वो सही व्यक्तित्व होगा तो उसका हम आगे सही इस्तेमाल कर पाएंगे, हम उसके पास जाकर अपनी समस्याओं को रख पाएंगे। क्योंकि सांसद और विधायक से पर्याप्त दूरी होती है गांव की जनता की, जो ग्राम सभा की दूरी होती है वो किसी भी विधायक से और सांसद से बहुत दूर होती है। शायद ही उससे ग्राम सभा के लोग आसानी से मिल पाते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान से ग्राम सभा हर रोज रूबरू होती है। जब भी ग्राम प्रधान उनके घर के बाहर से गुजर रहा हो या उसके घर के बाहर से ग्राम सभा का कोई सदस्य गुजर रहा हो तो वो उससे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। साथ ही ग्राम प्रधान को जाकर खरी खोटी भी लोग आसानी से सुना लेते हैं। तो इन हिसाबों से क्या यूपी पंचायत चुनाव बेहद अहम होने वाला है?
कामगार जो आए हुए हैं शहरों से, जो कि एक विकसित शहर में रहते आए हैं, भले ही किराएदार के रूप में रहते हों, भले ही वहां पर उनका कोई छोटा सा मकान हो, लेकिन वो शहरों के हिसाब से अपने आप को सहेजते आए। क्या उस शहर के हिसाब से वो गांव में सामंजस्य बना पाते हैं, या उनको ठीक वैसा ही ढांचा गांव के अंदर चाहिए, क्योंकि उनकी एक मानसिकता बन चुकी होगी कि पक्की सड़क, बारिश के टाइम पे कहीं पर कीचड़ न होना। लेकिन गांव की तस्वीरें अलग होती हैं, पक्की सड़क नहीं है, हल्की सी बारिश होते ही कीचड़ ही कीचड़ चारों तरफ नजर आता है, पीने का पानी आसानी से मिलता नहीं है। अगर आपको गांव से कहीं दूर जाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट के साधन कितने मजबूत हैं, ये तमाम सवाल यहां पर अब कामगार उठाएंगे। तो ये जो कामगार हैं, ये चुनावी गणित को कितना बदलने की कोशिश करेंगे, आज हम इस पर भी विमर्श तमाम अपने प्रवक्ताओं से करेंगे। तो हम सभी से यहां पर सवाल जवाब लेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके लिए तैयारियां उनके बीच में क्या है। और जो सबसे बड़ी चीज होगी वो ये भी कि अंदर खाने में आपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, क्या आपसी कलह को सामंजस्य के रूप में बिठा पाने की कला आपने पहले ही तैयार कर ली है? क्या इसका भी एक रोड मैप आपके पास है कि जिन प्रत्याशियों को जगह नहीं मिली लिस्ट में, उनको कैसे आप इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या आप उनको कार्यकर्ता के तौर पर फील्ड में भेज पाएंगे, या वो इस चीज से नाराज बैठा रहेगा पूरे चुनाव के दौरान कि मेरा नाम सबसे ऊपर चल रहा था लेकिन मेरे नाम को हटाकर किसी दूसरे को फाइनल कर दिया गया? और इस बार सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अब की बार वोटिंग होनी है, तो यह बात बेहद जरूरी हो जाती है कि यहां पर प्रत्याशियों को जो मौका नहीं पाएंगे उनको भी यहां पर अपने साथ बनाकर पार्टियां रख पाए। तो 18 अप्रैल तक जो नामांकन की प्रक्रिया होगी वो पूरी हो जाएगी, और पंचायत चुनाव में बाहर से जो भी लोग आएंगे उनके वोट बेहद ही मायने रखने वाले। तो आज की हमारी 1 घंटे की बहस इसी पर होने वाली है। हम इस समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर शहरों से जो लोग आए हैं वो समीकरण को कैसे बदलेंगे, जाति धर्म के समीकरण से इस बार क्या विकास का मुद्दा बड़ा हो जाएगा, या जाति और धर्म के सामने यह मुद्दा फिर से पहले की तरह बौना नजर आएगा, जो कि अक्सर चुनाव में नजर आता है कि जब जब जाति समीकरण साधने की बात होती है वहां पर विकास के मुद्दे गौण से हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अगर अपने ही जाति के व्यक्ति को हमने वोट दे दिया तो हमारा विकास हो जाएगा। क्या यह मुद्दा पंचायत चुनाव में भी सबसे ज्यादा उभर कर सामने आएगा, या ग्रामीण लोग इस बात को समझने में अब की बार कामयाब हो पाएंगे क्या कि विकास सर्वोपरि है? अगर जाति धर्म के चश्मे से हम अलग हटकर देखें तो अगर हमारे गांव का विकास नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारा विकास भी अवरुद्ध होगा। क्या इस पर वोटिंग होगी, और ग्राम प्रधान की क्या भूमिका होगी? जो मुद्दे होने वाले हैं उस पर जो तमाम प्रतिनिधि होंगे वो किस तरह से अपना पक्ष जाकर जनता के बीच में रखेंगे? तो आपको हम लगातार तारीखें भी दिखा रहे हैं कि पहले चरण के लिए 3 और 4 अप्रैल को नामांकन किया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण की बात की जाए तो 7 और 8 अप्रैल को नामांकन होगा। इसके बाद तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो 13 और 15 अप्रैल को नामांकन की तारीख है। साथ ही चौथे चरण की बात करें तो 17 और 18 अप्रैल को नामांकन किया जाएगा। तो ये पूरा एक आंकड़ा हमने आपके सामने पेश किया है कि 18 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पंचायत चुनाव में बाहर से आने वाले कामगारों पर नजर रखी जाएगी। शहरों से लौट कर आए लोगों के वोट काफी मायने रखेंगे, और शहरों से आए लोग विकास के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। तो जाति धर्म के समीकरण से बड़ा इस बार विकास का मुद्दा होगा या नहीं, इस पर भी हम तमाम सवाल जवाब अपने मेहमानों से यहां पर करने वाले हैं। तो इस बार का यूपी पंचायत चुनाव बेहद ही अलग होने वाला है, और इस पंचायत चुनाव में जो कामगार आएंगे उनकी भूमिका अहम होगी। जो इस बार वोटिंग होने वाली है, जो इस बार प्रत्याशी मैदान में होंगे वो पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में होंगे। तो जो साथ के तमाम ऐसे साथी होंगे जो अपने आप को एक ग्राम प्रधान की भूमिका के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में देख रहे थे, क्या वो संतुष्ट हो पाएंगे? क्या वो घोषित प्रत्याशी के साथ सामंजस्य बिठा पाएंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पार्टी के अंदर ही फूट पड़ जाए और पार्टी के अंदर ही जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे का साथ ना दें, एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगे? इस परिस्थितियों से कैसे पार्टियां निपटेंगी, इस पर भी हम सवाल जवाब करेंगे। और जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, साथ में जो कृषि कानून है उनका मुद्दा हो, ये कितनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं पंचायत चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी पंचायत चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। और इसमें यह हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, और उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है वो बिल्कुल भी इस खांचे पर फिट तो नहीं बैठता है, क्योंकि जो पूरे देश की आबादी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही रहता है। सबसे ज्यादा मतदाता हैं, सबसे ज्यादा यहां पर गांव आते हैं, और उन गांवों के अंदर जो आबादी है ग्राम सभा की वो सबसे अधिक है पूरे के पूरे देश में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बड़ा एक यहां पर लोकतंत्र का पर्व मनाया जाएगा। और इसमें आपको हम लगातार बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार सामने कर दिए हैं, वहीं पीएसपी ने भी 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तमाम मेहमान
हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने वाले हैं। आपको एक बार पहले मैं उनसे रूबरू करा देता हूं। नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। रोशनी जायसवाल हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मुजफ्फर खान है हमारे साथ, नेता सपा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रोशनी जी, आज मैं आपके ही पास आता हूं, क्योंकि लगातार देखिए कांग्रेस की भी भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। कांग्रेस की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है, आप इकलौती पार्टी हैं इस वक्त मैदान में जिसको एक लंबे समय से राजनीति के केंद्र में आने का मौका नहीं मिला है, और आपके पास ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। मैं लगातार पहले की बहसों में भी ये कहता आया हूं कि आपके पास सबसे अच्छा अवसर है। आप समाजवादी पार्टी की भी कमियों को जनता के सामने गिना सकती हैं, बसपा की भी, भाजपा की भी, और आप ये भी रोड मैप जनता के सामने पेश कर सकती हैं कि अगर हमने सत्ता हासिल की, अगर जनता ने हमको मौका दिया तो हम ये काम आपके लिए करने वाले हैं। पंचायत चुनावों का कितना बेहतर इस्तेमाल कांग्रेस करने वाली है? उत्तर प्रदेश सपा बसपा सबको आजमा लिया। अब जारी है कांग्रेस और 2022 कांग्रेस की सरकार आ गई, और जिस तरह से कांग्रेस जंगी कार्रवाई कर रही है, वो जंगी लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को हर तरह की मदद देने की कोशिश कर रही है। जैसे अभी बहुत बुरा वक्त बीता है हमारे पूरे देश में, नहीं है कोरोना महामारी, तो जिस तरह से कांग्रेस बढ़ चढ़कर, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह लोगों की मदद की है। मास्क, सैनिटाइजर, खाना, कच्चा राशन, पक्का राशन, सब कुछ बांटा है और लोगों के लिए सच्चे मन से काम किया है। इस बार जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घर पे रहकर एसी के कमरों से बाहर नहीं निकले, भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, ये पूरी तरह से दर्शाता है कि जब जनता के ऊपर मुसीबत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी और सपा और बसपा अपने घर में दुम दबाकर बैठ जाएगी, और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे जो जमीनी कार्यवाही कर रहे थे और जमीनी तरह से लोगों की हेल्प कर रहे थे। तो ये चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे आने वाला विधायकी चुनाव हो, 2022 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। बिल्कुल, तो आप इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और कामगारों की बात आपने यहां पर की, कामगारों का कितना बेहतर इस्तेमाल कांग्रेस इस बार करने जा रही है? क्योंकि देखिए, कामगार शहर में रहता था, वो शहर को देखता था, शहर की सड़कों को देखता था, वहां का ट्रांसपोर्ट देखता था, लेकिन अब वो अपने गांव में आकर बसा हुआ है, वहां पर वो कच्ची सड़क देख रहा है, हल्की सी बारिश होती है तो उसको कीचड़ दिखाई देता है, अगर उसको 3 किलोमीटर भी जाना है तो उसको बाहर जाकर तांगे का इंतजार करना पड़ता है, उसको टेम्पो का इंतजार करना पड़ता है। इन कामगारों का आप कितना अच्छा इस्तेमाल करने वाले हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से लोगों को परेशान करने का काम किया है, इस बार जितने भी कामगार वापस आए हैं महाराष्ट्र से, यूपी बिहार की तरफ, तो यूपी बिहार के लोग पूरी तरह से, चाहे वो गांव के हो चाहे वो शहर के हो, अब वो समझ चुके हैं कि अगर उन्हें तरक्की चाहिए तो उन्हें कांग्रेस की तरफ अपना रुख मोड़ना पड़ेगा। नेहा जी, जिस तरह से रोशनी जी का भरोसा है कि अब की बार कांग्रेस सबसे आगे आने वाली है, कांग्रेस के ऊपर जनता भरोसा करने वाली है, आपके पास ऐसे कौन से इक्के हैं, आपके पास ऐसे कौन से पत्ते हैं कि आप जनता के बीच में जाएंगे, आप जनता का भरोसा जीतेंगी और पंचायत चुनाव में बीजेपी अपनी जीत हासिल करेगी? जी, मैं तो ये कहूंगी कि कोई बात नहीं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना चाहते हैं तो देखते रहे, कोई रोक थोड़ ना सकता है ये सब सपने देखने से। हमारे पास, हमने आज तक सबको पता है कि भाजपा ने ग्राउंड लेवल पे जो काम किए, जमीनी स्तर पे, यहाँ पर जब चुनाव लड़े जाते हैं ना पंचायत के, तो शायद कांग्रेस को ये पता नहीं कि वहां जमीनी स्तर से जो काम किए जाते हैं वहां कोई लेना देना नहीं है कि क्या आपने शहर में ये किया वो किया, उनको मतलब है गांव के लिए क्या किया। तो गांव के लिए हमने ये किया, हम बताते हैं कि वहां पर गांव गांव में बिजली लेके आए, जो इतने सालों में थी नहीं, हम 4 साल में वहां पर बिजली लेके आए। हम वहां पर शौचालय लेके आए जो आज तक थे ही नहीं। 50-60 साल, मतलब भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए और शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी, तो हम शौचालय लेके आए, हम वहां पर स्वच्छता लेके आए, हमने वहां पर बिजली लेके आए, हमने सड़कें पक्की करी। ठीक है, कुछ अभी रह भी गई होंगी, लेकिन 4 साल ही तो हुए हैं हमें, उसमें हमने वहां रोजगार भी दिया। हमने पंचायती चुनाव, देखिए पंचायतों में महिलाओं की भूमिकाएं, आप बौखलाइए मत, आपकी बारी मैंने बोली, आप भी सुन लीजिए, फिर कहेंगे भाजपा बोलते रहते हैं, भाजपा बोलते रहते हैं। आप लोग भाजपा को बोलने नहीं देना चाहते, वो अलग बात है, लेकिन हमारा काम बोल रहा है, हमारा काम बोल रहा है, योगी जी का काम बोल रहा है कि हमने वहां पर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटे। अब ये कहेंगे गैस सिलेंडर अब इतने महंगे और के, तो आप थोड़ा सा भी पीछे चले जाइए, एक हफ्ते से
गैस सिलेंडर के दाम जो हैं वो कम हो रखे हैं। तो ये बात है कि गांव के लोग समझ रहे हैं कि हमने उनको कितना पैसा, मतलब कितनी मदद की है, जो आज से 70 साल तक किसी भी नेता ने वहां पर नहीं की, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, किसी ने आज तक वहां ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वहां बिजली नहीं पहुंचाई, वहां उज्ज्वला योजना नहीं पहुंचाई, वहां पर शौचालय तो थे ही नहीं। तो इन लोगों को एक तरफ इज्जत की बात करते थे औरत की, कि औरतों की इज्जत लूटी जाती है, ये है वो है, और दूसरी तरफ शौचालय नहीं बनाते थे कि जाओ जी आधी रात को जंगलों में जाओ और जो मर्जी करो, और उसके बाद तुम्हारे साथ जो मर्जी हो, वो भगवान के भरोसे चल रहा था। तो ये सारी जो तकलीफें हैं ये भाजपा सरकार ने समझी, और औरतों की स्पेशली। और आज देखिए किसी भी पार्टी में 33% अगर किसी औरतों को योगदान के लिए दिया गया, पार्टी ने किसी भी महिलाओं को उतारती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी है, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के हो, राज्यसभा, कहीं से भी 33% जो है वो वोट शेयर हमारा, मतलब हमने महिलाओं को ही नियुक्त करना होता है, उन्हीं को सीट दी जाती है। ये अपने आप में दर्शाता है कि हम लोग कितनी ज्यादा अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं कि हमारे पार्टी में से ही निर्मला सीतारमण जी निकलती हैं, जो कि पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, आज वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो हम लोग विश्वास करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जिसमें सबसे ज्यादा जो है महिला सशक्तिकरण पे हम सोचते हैं। तो ये एक हमारी जो सोच है, पार्टी की सोच है, वो महिला की सुरक्षा के साथ साथ महिला को आगे बढ़ाने की सोच भी है। तो हमने ऐसे ही नहीं नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे हम अमल भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसको उत्तम राज्य, मतलब जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे। और एक बार दोबारा हम चुनाव जीतेंगे तो पूरी जनता को पता है कि इन्होंने जो चेंजेस लाए वो और कोई सरकार आज तक नहीं लेके आ सकी। मनरेगा के तहत भी हमने मजदूरों की वो बढ़ाई है। तो चुनाव आप जीतेंगी, ठीक है, ये दावा अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से कामगारों की बात हो रही है जो कि बाहर शहरों में काम कर रहे थे, वो जब कामगार आए तो उनका सबसे ज्यादा विपक्ष ने इस्तेमाल किया है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इनका बाहर जब ये वापस लौट रहे थे लॉकडाउन के टाइम में, तो उस समय जो सत्ताधारी दल हैं इन्होंने इनको सहयोग नहीं दिया, इनको बीच में मरने के लिए छोड़ दिया। उस गुस्से को आप लोग कैसे ठंडा करेंगे? बिल्कुल, देखिए काफी हद तक हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ ने कम से कम 100-200 बसें भेजी थी, और सारे लोग जो हैं जितने भी और राज्यों से आ रहे थे उन सब बिल्कुल कुछ भेजी होंगी, हम मना नहीं कर रहे। देखिए वो टाइम ऐसा था कि सबको हेल्प करनी चाहिए। आप विपक्ष में खड़े होकर सिर्फ गालियां दें या हाय तोबा मचाएं, यही नहीं होगा ना, कुछ काम भी करना चाहिए। और अगर कुछ काम किया देश के लिए तो अच्छी बात है, जनता को दिखेगा। लेकिन हमने जो काम किया है, आज तक लोगों के अकाउंट में 500 रुपए भी जा रहे हैं मजदूरों के, प्लस उनको राशन इतने महीनों से, देखिए पिछले मार्च से आज तक की डेट में हमारे प्रशासन जो है वो गरीबों के घर में राशन पहुंचा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो जनता समझ रही है, और जनता इसीलिए इसी आधार पे हमें वोट देगी। ठीक है, मुजफ्फर खान साहब, आपने दोनों का पक्ष आपने सुना, आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे यही रहने वाले हैं, या जिस तरह से आप मुद्दों को गिना रहे हैं, आप लगातार जब भी अखिलेश यादव मंच पर जाते हैं या आपकी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता जाते हैं, या आप भी जब कभी भी बहस में मेरे साथ शामिल होते हैं, आप हमेशा उन मुद्दों को गिनाते हैं जिनसे ये लगता है कि जो सत्ताधारी दल हैं, जो भी सरकारें हैं, वो पूरी तरह से फेल हो गई, इनकी योजनाएं जनता तक पहुंची नहीं है। तो पंचायत चुनाव में आप किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाने वाले हैं? आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में तो सरकार नाम की चीज ही नहीं है। अभी 2 दिन पुरानी घटना है। ये मोहतरमा भी बोल रही थी, पानी पी करके बोलने की आदत है भाजपा के नेताओं को, और पेट भर के झूठ बोलते हैं ये लोग, क्योंकि इनको लगता है कि लोगों को समझ नहीं है। अभी आगरा के अंदर एक पति के सामने उसकी पत्नी का गैंगरेप किया भाजपा के गुंडों ने। आपने देखा होगा पहले पुरानी फिल्मों में जब लोग देख लेते थे तो गुस्सा आता था, नहीं आता? भाजपा के लोगों को गुस्सा नहीं आता। महिला सुरक्षा का तो ये हाल है कि बीजेपी के जो चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, महिलाओं को चुन चुन करके निशाना बना रहे हैं और उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सरकार है कहाँ? जनता की चुनी हुई सरकार से आजम खान आपकी पार्टी के थे ना? आजम खान ने क्या किया? कितनी औरतों की इज्जत की, उनकी मैं क्या वर्ड यूज करूं, औरतों की कहां तक वो पहुंचे हुए हैं, सब जनता जानती है। आपके नेता ही थे ना आजम खान?
अरे आप बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अंडर गारमेंट की बात किसने की थी? जयप्रदा जी के बारे में ऐसी बातें किसने की थी? आप बताइए, छोड़िए ना, यहाँ ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं पुराने गड़े मुद्दे आपके आगे नेहा जी नेहा जी सुनिए ना, नेहा जी तमीज होनी चाहिए। हम बोल लेने दीजिए पहले, बोल लेने दीजिए पहले नेहा जी। अब आप उत्तेजित हो रहे हैं नेहा जी, पहले इनकी बात पूरी जाने दीजिए। नेहा जी सुनिए, तो ये नेहा जी सुनिए ना, ठीक है, एक सेकंड नेहा जी, एक सेकंड नेहा जी, जब इनकी बात पूरी हो जाएगी, जब इनकी बात पूरी हो जाएगी तब मैं आपके पास आऊंगा। आप फिर अपना उसमें जो भी आपके पास तथ्य हो आप वो अपना पेश कर दीजिएगा। के साथ बात करिए आप। ठीक है मुजफ्फर खान साहब, बोल रहा हूं ना मैं आपकी तरफ से। मेरा केवल यही कहना है कि देखिए अच्छे दिन आ गए। 372 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में मिल रहा है। उज्ज्वला योजना से बड़ा फायदा हुआ है देश में। हमने तो देखा है लोगों ने तालाब में फेंक दिए सिलेंडर, लोगों ने उसे स्टूल बना लिए। तो गांवों के अंदर यह हालत है। और जहां तक सवाल कोविड का था, कोविड में ताला नहीं लगाना था देश में, ये तो तालाबंदी ही की इन्होंने। और ताला अगर आपको लगाना था तो उसकी तैयारी क्यों नहीं की आप? आपने तमाम 12 करोड़ मजदूरों को, गांव के रहने वाले उन नौजवानों को दाम भरोसे छोड़ दिया, जिनके पास ना खाने को था, ना पीने को था, ना रहने को था। नंगे पांव 1000, 1500 किलोमीटर सफर करके वो अपने गांव पहुंचे हैं। वो कैसे भूल जाएंगे? देश ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और रही बात, आप ट्रम्प को बुलाते हैं, आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं केवल इसलिए। आप 8 दिन पहले नहीं तो पंचायत चुनाव में जाकर ट्रम्प की बात की जा सकती है क्या? तो मुजफ्फर खान साहब, पंचायत चुनाव में जाकर जनता को आप ट्रम्प की बात आप समझाएंगे क्या? दो तरह के लोग पंचायत चुनाव में फैसला करेंगे इस बार। एक तो मेरे देश का वो उत्तर प्रदेश का वो किसान जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है सरकार के दरवाजे, ठीक है, और पूरा देश देख रहा है, लेकिन सरकार को जो वो किसान नजर नहीं आ रहा। हमारे यहाँ के जितने मजदूर हैं जिनका आप जिक्र कर लेते हैं, जो गांव में रहता है वो शहर में आके मेहनत मजदूरी करता है, शहर के लोगों के मकान बनाता है, उनके घरों के अंदर रंगाई पुताई का काम करता है, वो मेरे गांवों से आता है। और गांव में रहने वाला वो नौजवान, उसको मालूम है कि कैसे हालात से गुजारा है बीजेपी ने। नोटबंदी की आपने बिना सोचे समझे लोगों को, हजारों लोगों को आपने लाइन में मार दिया। अभी वाले मुद्दे पे रहिए ना चुनाव पे। ठीक है, आप 500 रुपए पता नहीं, अभी तो आप अमेरिका पहुंच गए, अब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, फिर आप इंडिया आएंगे। ठीक है इंडिया पे रहिए। तो ट्रम्प जैसे एक बेहुदा राष्ट्रपति था अमेरिका का, ट्रम्प बिल्कुल वही हमारे। अरे कोई नहीं ना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते मुजफ्फर खान साहब, वो भी एक राष्ट्रपति थे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे। मेरा कहना ये है, कम से कम मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ। हम कब गंभीर होंगे? मैं कहता हूँ कि हमारे देश के जो राजनेता हैं वो कब गंभीर होंगे? ये बात सही है। हमारी बहन बच्चियां महफूज नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस में जो थाने हैं, बीजेपी के लोगों ने वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाती हैं, पैसा ले लेकर के लोगों को छोड़ा जा रहा है थानों के अंदर। ये कल हम पे उंगली उठा। ठीक है निरंजन जी के पास मैं एक बार चलता हूँ। ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। निरंजन जी, जिस तरह से आपने तीनों पार्टियों का आपने पक्ष आपने सुना, ठीक है, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं, रुकिए। निरंजन जी, आपने तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया, आपने ये सुन लिया कि इनकी मंशा क्या है, इनका रोड मैप क्या है और किस तरह से जनता के बीच में जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है पंचायत चुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला है और कौन ज्यादा मजबूत दावेदार इस बार पंचायत चुनाव में आपको दिखाई दे रहा है? देखिए आलोक जी, ऐसा है कि जैसे आपने अपने इस कार्यक्रम के ओपनिंग में जैसे आपने बोला था कि ये जो चुनाव है ये माइक्रो लेवल के चुनाव है, ये ग्राम के चुनाव है, ये शहर के चुनाव है, ये अपने मोहल्ले के चुनाव है। बिल्कुल। और कोई भी चुनाव, ये मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, लेकिन ये माइक्रो लेवल के चुनाव है लोग जी, इसके अंदर जो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वो अपनी नजदीकी का पड़ता है। क्योंकि इसके अंदर एक परिवार होता है, परिवार के बाद में एक कुटुंब होता है, कुटुंब के बाद में गोत्र होता है और गोत्र के बाद में क्षेत्र होता है कि भाई ये कैंडिडेट मेरे क्षेत्र का है, इसकी सीमा मेरे गांव में लगती है, मेरे गोहांड में लगती है, इस चीज को भी देखा जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है कैंडिडेट, क्योंकि माइक्रो लेवल, जितना माइक्रो लेवल का चुनाव होता है उतना ही वो चुनाव कैंडिडेट महत्वपूर्ण हो जाता है उसके अंदर।
पार्टी उसके अंदर सेकेंडरी हो जाती है और कैंडिडेट प्राइमरी हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि जो अभी नेहा जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी, उनको भी मैं सुन रहा था, और जो मुजफ्फर खान साहब बोल रहे थे उनको भी सुन रहा था, और ये अपनी जो जायसवाल मैडम है इनसे भी मैं सुन रहा था। देखिए ऐसा है आलोक जी, इस देश की जनता अब बहुत जागरूक हो गई है और सोशल मीडिया का जमाना है। उसने कदाचित कांग्रेस का शासन भी देखा है, समाजवादी पार्टी का शासन भी देखा है, और आज भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देख रहा है। तो आज जो जनता है वो इस चीज को देखेगी। शालिनी जी ने जितनी योजनाएं गिनाई, चाहे उज्ज्वला का नाम लिया, चाहे अपना स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय बनवाए गए, जो जिनको ये स्वच्छाग्रह बोल रहे हैं, उसका इन्होंने जिक्र किया, चाहे ये और किसी भी योजना का नाम ले रहे हो। लेकिन देखिए आज जो जनता, जो सबसे पहले जनता जो वर्तमान में जो उसकी जो मुद्दे हैं उनको वो देखती है, और जनता का जो सबसे सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है वो देखिए पेट्रोलियम का है। आलोक जी, इस चीज को आप समझते हैं कि एक गांव देहात का आदमी अगर अपनी आम सवारी, जिसको हम टू व्हीलर की सवारी बोलते हैं, मोटरसाइकिल की सवारी बोलते हैं, उसके अंदर जब जाकर के वो 100 रुपए का पेट्रोल लेता है तो उसका छटाक भर पेट्रोल आता है, उसकी टंकी भी शायद गीली नहीं होती कि, तो जनता उस चीज को भी देखेगी। जनता इस चीज को भी देखेगी कि भाई किस तरीके से पीछे जो बाकी की पार्टियों ने जो शासन किया, जो मुजफ्फर खान साहब अभी जो नारी सुरक्षा की जो बात कर रहे थे, देखिए ऐसा है इस हमाम में सारे की सारी पार्टियां नंगी हैं आलोक जी, क्योंकि मुजफ्फर खान साहब अगर इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को दोषारोपित करे तो मैं ये कहता हूं कि 4 उंगलियां उनकी तरफ भी हैं, क्योंकि उनके फाउंडर मेंबर और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो ही जाती हैं उनसे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता ने वो युग भी देखा हुआ है, वो चीज देखी हुई है, लेकिन एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है, मैं उसका वर्णन जरूर करूंगा आलोक जी, और वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 4 साल के शासन में उत्तर प्रदेश से आप भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे ख्याल यहाँ पे जो बैठे हुए पैनलिस्ट सभी उत्तर प्रदेश से काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो पिछले 4 साल में जो संगठित अपराध के ऊपर इस सरकार ने जो कार्य किया हुआ है, उसके अंदर इस सरकार को मैं 100 आउट ऑफ 100 नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि जो संगठित अपराध आलोक जी मैं 2 भागों में बांटता हूँ। एक अपराध होता है त्वरित अपराध, कि भाई आप और हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, आवेश में आकर के एक ने दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बदतमीजी कर दिया, दूसरे कुछ कर दिया। एक वो होता है वो तत्कालिक अपराध हुआ, उसको कोई भी जब तक मनुष्य रहेगा वो अपराध नहीं रुक सकता, वो केवल संस्कारों से रुक सकता है कि घर परिवार के जो उसके संस्कार हैं और उसका जो स्वभाव है उसी के आधार पे वो कंट्रोल हो सकता है, वो कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा जो अपराध होता है वो होता है संगठित अपराध, जिसको हम देसी भाषा के अंदर माफियागिरी बोलते हैं। आज इस सरकार ने जिस तरीके से उसके ऊपर कार्य किया है, मैं आज ही आलोक जी एक डिसीजन आया है जिसको मैं देख रहा था, जो एक डिप्टी एसपी हुआ करते थे, जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर जिन्होंने कार्रवाई करी थी, और उनके लिए आज कोर्ट ने उनके जो इस सरकार ने जो उनके ऊपर से जो केस वापस लिया है उसको कोर्ट ने जो स्वीकार किया, तो मैं उनका स्पीच देख रहा था, उनका स्टेटमेंट देख रहा था, तो वो बता रहे थे उनको दोषमुक्त करार दिया गया। मेरा कसूर केवल इतना है, एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी का कसूर केवल इतना है कि उन्होंने एक माफिया के ऊपर उन्होंने हाथ डाला था, उन्होंने उसको कानून के दायरे में लाने की कोशिश करी थी, और सरकार ने उसका साथ देने की बजाय किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करी। तो देखिए जनता जो है वो इस चीज को भी देख रही है आलोक जी, तो इन्हीं सब चीजों को मुद्दों को लेकर के आगे चुनाव होने वाला है, लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कैंडिडेट कौन है, और इसी का परिणाम जैसे आपने अपनी ओपनिंग में बोला कि भारतीय जनता पार्टी रात को 2 बजे तक इस चीज पे माथापच्ची कर रही है कि जो कैंडिडेटों की लिस्ट फाइनल करनी है, तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि वो इन चुनावों को लेकर के कितना सजग है। मेरा तो इतना मानना है। ठीक है रोशनी जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम पत्ते बिल्कुल साफ कर दिया, आ रहा हूं मैं नेहा जी, रोशनी जी के बाद मैं आपके पास ही आऊंगा। जिस तरह से उन्होंने अपने पत्ते साफ कर दिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी अपने धीरे धीरे पत्ते साफ करने शुरू कर दिए हैं। आपने अब तक अपने कैंडिडेट्स को लेकर क्या पूरी तरह से फाइनल पूरी तरह से बना लिया, या आप एक ही साथ अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी करने वाले हैं? कांग्रेस जहां तक है कि वो एक साथ ही सारे कैंडिडेट्स का पर्दा पास करेगी न्यूज में,
और बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ जाएगी। और जहाँ तक इस बार मुद्दा होगा पंचायत चुनाव का, वो काम के ऊपर होगा, सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर होगा। पहले कैंडिडेट चुनाव से 5 दिन पहले वोटर्स को मुर्गा खिलाकर सुबह से लेकर शाम तक उनसे वोट बटोरने का काम करते थे, ताकि आगे आने वाले 5 साल तक उन्हें मुर्गा बनाया जा सके। तो अब वोटर्स बहुत ज्यादा सावधान हो चुके हैं और इस बार मुर्गा खाने वाले कैंडिडेट को वोट देने के बजाय वो काम करने वाले कैंडिडेट को वोट देंगे और पूरी तरह से अपने आगे आने वाले 5 साल, आगे आने वाला फ्यूचर को सेव करेंगे। तो मतलब इसमें आरक्षण की कोई भूमिका नहीं होने वाली, क्योंकि देखिए जिस तरह से आरक्षण की प्रक्रिया बदली गई उसके बाद तो आपने कुछ ना कुछ जाति समीकरण तो साधे होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ चेहरों पर काम थोड़ा ना होगा। नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 गांव हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। 60,000 गांव का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा तादाद किसानों की है। किसान जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, न्यू बॉर्डर पर लगातार लगभग 120 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों के ऊपर जिस तरह से आंसू गैस के गोले बरसाए गए, नाले का पानी बरसाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में देखा है। और इस तरह से किसानों की दुर्दशा अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसान जब तक 3 काले बिल वापस नहीं हो जाएंगे तब तक डटे रहेंगे, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं होगा। और जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार, तो आपको पूरी उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में किसान आंदोलन अपनी भूमिका निभाने वाला है। नेहा जी, आप अपनी बात कुछ बोल रही थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं तो पहले जो भाई साहब बोल रहे थे उनका जवाब देना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी के आजम खान जी कहाँ के थे? इन्हीं की पार्टी के, जिन्होंने जयप्रदा जी के ऊपर इतनी गंदी टिप्पणी की थी। मतलब यहाँ बैठ के मैं क्या वो शब्द लूं जो सभी मीडिया जानते हैं कि अंडरगारमेंट्स तक उनके बता दिए थे। ये इनके माननीय सांसद साहब थे। दूसरा गायत्री प्रजापति जी, शायद वो उनको भी भूल गए कि वो कितने औरतों की इज्जत करते थे। और अभी जो पत्रकार हैं उन्होंने तो बता ही दिया कि आपको के मुलायम सिंह यादव जी की तो ये स्टेटमेंट थी मुख्यमंत्री की कि लड़कों से जवानी में गलतियां हो जाती हैं तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है। चौथा, मुख्तार अंसारी, ऐसे लोगों को तो इन लोगों का संरक्षण मिल रखा था पहली पार्टियों का कि अपराध इतना था, इस अपराध को कम सिर्फ और सिर्फ जो है योगी आदित्यनाथ ने किया है। आप देखिए मुख्तार अंसारी को वापस लाना एक ऐसा टास्क था तो बहुत मुश्किल था, लेकिन वहां की जनता देख रही है यूपी की कि तो जिस तरीके से हमने ये जो नकेल कसी है गुनाहगारों के ऊपर, ये बहुत तो अब ये पुरानी बातों को लेकर जब आप पंचायत चुनाव में लोगों के बीच में जाएंगी, क्या वो इस पर इतना ज्यादा ध्यान देंगे? क्योंकि पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव तो है नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये आप सही कह रहे हैं। तो मैंने आपको उससे पहले गिनवाया कि हमारी बहुत सारी योजनाएं जो आई हैं और अभी जो 26 कांग्रेस की जो नेता हैं उन्होंने बोला कि किसानों के साथ, तो बहुत पूरी दुनिया के किसानों ने, मतलब हमारे पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने और बाहर के किसानों ने, सबने ये भी देखा है कि इनके सो कॉल्ड जो किसान थे उन्होंने 26 जनवरी को हमारे तिरंगे का जो अपमान किया, हमारे देश के संविधान का, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का जो अपमान किया, इसे क्या कहेंगी? वो सो कॉल्ड वो भी सारे इन्हीं के लोग थे ना, वो भी तो सारे किसान ही थे। तो नेहा जी, जिस तरह से आप अपनी बात को रख रही थी, जो एक सबसे बड़ी यहाँ पर चीज सामने आई कि आपने 1600 प्रत्याशियों के नाम सामने कर दिए हैं। इतनी माथापच्ची आपको क्यों करनी पड़ी? कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इस बात का गतिरोध बन रहा है क्या धीरे धीरे कि पहले प्रत्याशी कोई और था, जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया बदली वैसे ही नए चेहरे सामने आ गए, तो आपको सामंजस्य बिठाने में भी कहीं ना कहीं समस्या आ रही है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारी पार्टी में हर चीज जो है वो संगठनात्मक रूप से होती है, इसलिए इसके कोई चिंता वाली बात नहीं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो किसानों के आड़ में कांग्रेस पार्टी ने जो ये परपंच रचा था, ये तो अब सारे जग में जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियां मिली हुई थी और उन्होंने जो ये किसानों का आंदोलन था इसको हाईजैक करके अपना आंदोलन बना लिया था कि ऑपोजिशन पार्टीज वर्सेस बीजेपी, ये उन्होंने बना लिया था। अदरवाइज क्या जो कानून जो किसानों ने कहा वो भाजपा सरकार मानती गई। कभी भी उन्होंने किसानों को ये बात बोली ही नहीं कि हम आपकी ये बात नहीं। पहले दिन से 10 राउंड हुए, 10 राउंड में उन्होंने 10 बातें रखी और 10 की 10 बातें मानी गई। तो इसका मतलब ये कि हम हमेशा चाहते थे कि समाधान निकले, लेकिन क्योंकि विपक्ष पार्टियों ने उनको कुछ लोगों को गुमराह कर रहे थे और उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी था कुछ नेताओं का,
कुछ किसान नेताओं का, जिस वजह से जिसको साधने के लिए उन्होंने सरकार को घेरा। तो आज देख लीजिए ना, टिकैत नहीं तो जब पंचायत चुनाव में जब आप किसानों के बीच में जाएंगी, नेहा जी, जब आप पंचायत चुनाव में किसानों के बीच जाएंगी तो किसान आंदोलन की बात तो होगी ही होगी। वो तो आपसे सवाल पूछेंगे कि आखिर सीमा पर किसान क्यों बैठे हुए हैं, तब आपके पास क्या उत्तर होगा? हमारे पास यही उत्तर है कि अगर आप सिर्फ उन किसानों को किसान देखते हैं तो सिर्फ वही किसान नहीं है, वो पॉलिटिकल वाले किसान हो रखे हैं जो इस वक्त अपनी राजनीति सेक रहे हैं, उनको भड़काया जा रहा है। उनको कुछ किसान, अच्छा टिकैत साहब को ही देख लीजिए, अभी वो गए हैं ना पश्चिम बंगाल, क्या हाल हुआ है, किसानों ने उनकी सुनी, थू हो गई ना। ऐसे कहीं भी चले जाएं तो सिर्फ जो है किसान नेतागिरी कर रहे हैं, और वो भी कुछ किसान, कुछ जो नेता बने फिर रहे टिकैत साहब, ये सब जो कर रहे हैं ये पूरी हिंदुस्तान के किसान ये नहीं है। इनका चेहरा मीन्स पूरा हिंदुस्तान का किसान नहीं है। हम किसान के साथ हैं, हमने बिजली में उनको सब्सिडी दी है, हम आगे भी उनकी हर बातें मान रहे, सिविल कोर्ट जाने के लिए हमने परमिशन दी है, मंडियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी ये भी हमने कहा है, उनके लिए गोडाउन्स बनेंगे ये भाजपा ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ तो उनके लिए कर रहा है। और फिर भी जो उनको गुमराह कर रहे हैं, अब ये धीरे धीरे आप देखिए कितने लोग अब आंदोलन में बैठे हैं। तो बात ये है कि उनको जबरदस्ती 1,000 रुपए दे के क्या आओ बैठो, ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका एक बार, खाओ शराब पियो और बैठो, ठीक है, तो ऐसे तो कोई भी उठ के आ जाएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मुजफ्फर खान साहब, इनका यह कहना है कि देखिए, पहले हमने आपसे कामगार को लेकर प्रश्न पूछा क्योंकि वो शहर छोड़कर गांव में आकर बसा है और वो अब की बार मतदाता के रूप में अपनी भूमिका जरूर निभाएगा। किसान सबसे ज्यादा जरूरी है पंचायत चुनाव में, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ एक बिल आया। इनका यह दावा है कि हम जो बिल लेकर आए हैं वो किसानों के हित में है, इसलिए हमको फायदा मिलेगा पंचायत चुनाव में। आपका यह कहना है कि यह काला कानून है और निश्चित रूप से इनको नुकसान होने वाला है। आपकी क्या तैयारियां हैं जब आप किसान के बीच में जाएंगे तब? देखिए, किसान लंबे समय से बॉर्डर पे बैठा है और हमारे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार का रवैया ये रहा है कि जो जितना भी मीडिया है, एक तो उनपे इतना दबाव डाल दिया है कि इनकी बात ना सुननी है ना दिखानी है। नहीं, प्राइम न्यूज ने लगभग 100 दिन में 90 बार डिबेट की है किसान आंदोलनों पर। हम आपको सलाम करते हैं जी, लेकिन देश के ऐसे बहुत सारे चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनको किसान नजर ही नहीं आ रहा, तो वो साफ मंशा पता लगती है कि सरकार की क्या है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। अभी ये मोहतरमा बोल रही थी भाजपा की हमारी बहन जी के साथ, लाल किले पे किसान जो है, ये सियासी किसान तिरंगा उतार करके जो है इन्होंने देश का अपमान किया, झंडे का अपमान। इनको मालूम नहीं है कि सनी देओल जो है वो बीजेपी, वो बात दूसरी हो गई। देखिए, अब इन बातों को लेकर जब आप किसानों के बीच में जाएंगे, पंचायत चुनाव में इसका क्या इस्तेमाल होगा, मैं वो आपसे यहाँ पर समझना चाहता हूँ। नेहा जी एक सेकंड, पहले उनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। जिसपे FIR दर्ज हुई, वो सनी देओल जो फिल्म अभिनेता और पंजाब से सांसद है, उसका सेक्रेटरी था, उसका सलाहकार था। उत्तर प्रदेश में एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड। मुजफ्फर खान साहब, उत्तर प्रदेश में जब आप एक आम किसान के पास जाएंगे, जिनमें से अधिकतर किसानों के बीच में ना, जब मैं फील्ड में गया उनमें से कुछ को तो यही नहीं पता था कि आंदोलन किस चीज को लेकर हो रहा है। आप इन किसानों को कैसे समझाएंगे, मेरा प्रश्न ये है। देखिए, आज जो है ना देश डिजिटल हो गया है, हर नौजवान के पास मोबाइल फोन है, और पहले ये होता था कि गांवों में टीवी नहीं होते थे और लोग नहीं देख पाते थे देश में क्या चल रहा है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कहीं कोई घटना घटती है तो वो गांव तक पहुंच जाती है, क्योंकि आज माहौल बदल गया है, हर जेब के अंदर मोबाइल फोन है। मेरा कहना ये है कि आज तो बीजेपी को तो हम धन्यवाद देंगे, बीजेपी के लोगों को, कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया कि किसानों के बीच में भाजपा के विधायक पिट रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री का हेलीपैड खोद दिया जाता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का। तो ये इनको समझ नहीं आ रही है। वो सारे के सारे पॉलिटिकल हो गए। जो जमीन जोतते हैं, जो हमें अन्न देते हैं खाने को, वो सारे सियासी हो गए भाजपा के लिए, क्योंकि इनको काम करना है केवल। आप बीजेपी पर जाकर क्यों यहाँ पर अटक रहे हैं? नेहा जी एक सेकंड। मुजफ्फर खान साहब, पंचायत चुनाव आपको लड़ना है, जीतना आपको है, आपको बीजेपी से हर वक्त यहाँ पर प्रतियोगिता करने की क्या जरूरत है? आप ये बताइए ना कि किसान को जाकर आप कैसे समझाएंगे कि यूपी पंचायत चुनाव में किसान आकर बोले एक मतदाता के तौर पर कि हमारी पहली पसंद समाजवादी पार्टी है। आप ऐसा क्या करने वाले हैं?
देखिए, समाजवादी पार्टी ने, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में किसानों के समर्थन में आंदोलन किए। हम किसानों के साथ खड़े हैं और उत्तर प्रदेश का एक एक किसान जानता है हम चुनाव नहीं जीतेंगे। समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव नहीं जीतने जा रही है। चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में किसान जीतेगा। देखिए, ये अलग बात है कि वो समाजवादी के सिंबल पे जीतेगा। भाजपा के लोग जो है हताश है और निराश है, इसीलिए क्योंकि इन्होंने माहौल ऐसा पैदा कर दिया। अब ये बताइए, ये जवाब तो देते नहीं है। अभी जो आगरा में एक पति के सामने उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ, उस पर ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे? कांग्रेस ठाई वाली। चलिए ठीक है, निरंजन जी बीच में अपने कुछ बात कहना चाह रहे हैं। नहीं, हम तो बोलते हैं, निरंजन जी, हम तो बोलते हैं जिन्होंने ठीक है, आ रहे हैं उस पे। निरंजन जी किया है वो जेल होगी और उनको फांसी भी दी जाएगी। आप कैसे कह सकते हैं हम कुछ नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलेंगे? हमने तो कभी भी नहीं कहा कि किसी महिला। नेहा जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी आ रहा हूँ आपके पास। सपोर्ट करते हैं, किसने कहा है बताइए? स्टेटमेंट्स है हमारे। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है नेहा शालिनी जी जो बोल रही थी, किसानों के बारे में जो बात बोल रही थी, निश्चित रूप से आलोक जी इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज इस चीज का हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो किसान आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, ये 3 कृषि बिलों को लेकर के स्टार्ट हुआ था, किंतु आज ये कृषि बिलों से इतर ये कहें किसान प्राइड पे आ गया है ये। अब लोगों को, किसानों को अब बहुत सारे संख्या में किसानों की संख्या ऐसी है, जो मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी भी लोगों से बात होती है, बहुत सारे लोगों की संख्या ऐसी है जिनको अब इस चीज से मतलब नहीं है कि कृषि कानूनों में क्या है। अब उनको इस चीज को, उनको ये उनकी ईगो से चीज जुड़ गई है। और नेहा शालिनी जी चाहे कितना भी कहे कि अपोजिशन ने इनको भड़काया है या इनको ये किया है, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अपोजिशन ने भड़काया, किंतु कहीं ना कहीं आपकी सरकार फेल हुई है ना, इनको समझा नहीं पाई। मतलब आपका यहाँ पर संकेत ये है कि इस चीज को लेकर भी, जिस तरह से कामगार का एक है मुद्दा कि जो बाहर से शहरों से गांव पहुंचे वो भी पंचायत चुनाव को अब की बार यहाँ पर प्रभावित करेंगे, उसी तरह से जो किसान हैं वो भी पंचायत चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये अभी मुजफ्फर खान साहब बता रहे थे, देखिए इनके बारे में भी मैं कहूंगा कि ये पुरानी रिकॉर्ड अभी बजा रहे हैं। ये जो 27 जनवरी को जो रिकॉर्ड चला था कि सनी देओल जी का, वो दीप सिद्धू जो है सनी देओल जी का साथी था, और ये अभी ये उसी रिकॉर्ड को बजा रहे हैं। अभी इनके पास जो नई खबरें हैं वो इनके पास नहीं है। आज दीप सिद्धू को डिफेंड करने के लिए माननीय श्री कपिल सिब्बल जी जो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है वो खड़े हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने एक लीगल सेल बनाया है जो लाल किले के आरोपितों के लिए केस लड़ेंगे। तो ठीक है, उसमें इतना नहीं जाते डिटेल में। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है, मैंने जो शुरू में बोला था कि कहीं ना कहीं देखिए ये जो लाल किले के ऊपर जो घटनाक्रम हुआ, इसके अंदर भी देखिए जो एक आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से भी आहत है आलोक जी। क्योंकि जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, अगर लाल किला इस देश का सिरमौर है, लाल किला अगर इस देश का मुकुट है, तो उसकी रक्षा करना नहीं। आहत है कि आहत नहीं है, पंचायत चुनाव में इसका मतलब फर्क पड़ने वाला है ना। निश्चित रूप से पंचायत। नेहा जी जवाब दीजिए फिर इसका। नेहा जी जवाब दीजिए। देखिए अफकोर्स है कि जिन्होंने वहां लाल किले पर अपमान किया है हमारे तिरंगे का, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। और जैसे कि अभी ये वरिष्ठ विश्लेषक जो बता रहे थे, हमें भी पता है कि कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। इन्होंने स्पेशल सेल कांग्रेस वालों ने बनाई है कि किस तरीके से इनको निकाला जाए। आप एक चीज समझ नहीं रही फिर नेहा जी। देखिए स्पेशल सेल, सुनिए, कांग्रेस कानून बनाती है कि अगर ये लोग किसान जो हैं वो हमारा कर्जा नहीं चुका पाते तो उनको जेल होगी। हम कानून बनाते हैं कि कहीं भी जेल का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब बताइए दोनों में से कौन अच्छा ये सरकार आप एक चीज समझिए ना नेहा जी कि जब पंचायत चुनाव में जब आप एक अनपढ़ किसान के पास जाएंगी तो अनपढ़ किसान को इतना नहीं पता है कि कांग्रेस के टाइम में किस पंचवर्षीय योजना में कितने करोड़ के बजट में क्या कुछ लाया गया था। उसको सिर्फ इतना पता है अभी आप ये लाए हैं, इसका नुकसान हमें ये हो सकता है, आप ये हमको कैसे बेहतर दे सकते हैं। वो आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछेगा, इसका उत्तर आपके पास क्या होगा? तो इसका उत्तर हमारे पास सीधा साधा यही है कि आप मुझे ये बता दो, आपको पहले डर था कि मंडियां बंद हो जाएंगी, अब हम कह रहे हैं मंडियां बंद नहीं होंगी। आपने जाना मंडियों में बेचो।
आपको कोई हाथ या सर पे बंदूक रख के थोड़ा भाजपा सरकार कह रही कि नहीं आपने जाके कॉर्पोरेट वालों को ही भेजना है। अरे भाई, जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, एक यूनिवर्सिटी पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में सपोज होती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब में होती थी, आज कितनी सारी यूनिवर्सिटी है, तो कंपटीशन नहीं होगा तो अच्छे और बुरे की फर्क आप कैसे कर पाएंगे? कौन सी गेहूं अच्छा है, कौन सी फसल अच्छी है, अच्छी और बुरी का कुछ तो इतना तो ज्ञान मेरे को लगता है तो आपने ग्रामीण स्तर पर आपने फिर मतलब ग्रामीण स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की इसकी ट्रेनिंग दे दी है कि आपको जाकर किसानों को ये चीजें समझानी है? हम बिल्कुल हम समझा रहे हैं और किसान समझ भी रहे हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ हैं। हाँ, कुछ किसान नेतागिरी जो चल रही है वो मैं मानती हूँ कि पंजाब के किसानों से चल रही है और अपना वहां पे चल रही है, ये हरियाणा में चल रही है, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। यूपी के किसान हमारे साथ हैं, वो बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं कि यहाँ सिर्फ नेतागिरी करी जा रही है, यहाँ सिर्फ ईगो को बार बार लाया जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपनी रोटियां सेक रही हैं, एजेंडा चला रही हैं, उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने एमएसपी को पिछले 4 साल में 4 गुना किया है और कोई सरकार ने ऐसा किया था? तो अगर हमको रोकना होता, अगर हमको किसानों का हित करना होता तो हम एमएसपी को 4 गुना करते हैं। हम पागल हैं क्या? इतनी बेसिक सी नॉलेज तो आम से आम किसान, अनपढ़ से अनपढ़ इंसान को भी हो सकती है। तो ये किसान समझ रहे हैं और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि जो बातें हम वहां खुले तौर पे नहीं समझा पाए, वहां 1 to 1 आज हम इन चुनावों में जाके 1 to 1 लोगों से मिलके, किसानों से मिलके उनको समझा रहे हैं और उनको समझ भी आ रहा है और वो हमको वो दे रहे हैं, वो सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है रोशनी जी, जिस तरह से इनका कहना है कि हम कामगारों से भी बात कर रहे हैं, हम किसानों से भी बात कर रहे हैं, हम हर किसी को यह समझा पाने में कामयाब हो पा रहे हैं कि देखिए आपका नुकसान हो रहा है, आपको हमको चुनना है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या फिर इसके अपोजिट समझा पाने में कामयाब हो पाई क्या? जिस तरह से नेहा जी ने कहा कि वहाँ पे जितने किसान बैठे हैं उन्हें 1,000 रुपए दे के उन्हें दारू मुर्गा खाने के लिए बैठाया गया, तो कोई क्यों ना बैठे? तो वहाँ पे जो लाखों की तादाद में कई किलोमीटर की रेंज में किसान बैठे हैं, वहाँ पे जाके एक बार गाजीपुर बॉर्डर पे नेहा जी को जाके देखना चाहिए कि कितने किसान वहाँ पे 1,000 रुपए में बैठे हुए हैं और वहाँ पे पूछना चाहिए कि आप किसान हैं कि खालिस्तानी है, और अगर आपको खालिस्तानी नहीं है तो 1,000 रुपए दिया गया है कि नहीं दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना पत्ता साफ कर रही है किसानों के बीच में, पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह से किसान देख रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है कि किसानों के साथ तरीके की बदसलूकी हो रही है। जिस तरह से किसानों के साथ आंसू गैस के गोले बरसाए गए, पानी की बौछारें हुई, ठंडे पानी की, वो पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। तो मतलब आप इसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर कांग्रेस को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी है, वो भी इसी तरह की बातें लगातार जाके गिना रही है। गलत, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन्हें खालिस्तानी बोल चुकी है, इन्हें आतंकवादी बोल चुकी है, हमारे देश के किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से हमें 2 वक्त का खाना मिल पाता है, उनके लिए ऐसे लफ्ज यूज करना, उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी, अभी बाहर 1 घंटा 2 घंटा भी गर्म धूप में खड़ा होना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे किसान लगातार 125 दिन से बैठे हुए हैं, वो सोचने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो मतलब इसका पंचायत चुनाव पर सीधा असर पड़ने वाला है। मुजफ्फर खान साहब, आपको क्या लगता है कि इस बार जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण या विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा रहने वाला है पंचायत चुनाव पर? देखिए लोग जी, बीजेपी तो हमेशा आपको पता है कि वो धार्मिक आधार पर ही चुनाव में जाती है। जब इनके पास कुछ नहीं बचता है, अब चूंकि वो भी बचा नहीं है, राम मंदिर का मामला खत्म हो गया, तो इन्होंने वो एक प्रोग्राम सेट किया कि जाओ साहब चंदा करो गांव गांव जाके। उसको ये चाहते हैं कि लोग भूल ही ना पाए। अब आ जाइए दूसरी बात पे कि लोग जो है अब जो है ज्यादा बेवकूफ नहीं बनते, लोग समझदार हैं और अपनी समझ से काम लेते हैं। देखिए 400 से ज्यादा ट्रैक्टर गायब है, 400 से ज्यादा ट्रैक्टर के किसान गायब है। कहाँ है सरकार नहीं बता रही है। तो जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, आप उनके घरों में जाकर के देखिए क्या है। के घर से 26 जनवरी से लेकर आज तक उसका बेटा नहीं लौटा। तो 300 से ज्यादा किसान वहां अपनी शहीद हो गए, उनकी जान चली गई, सरकार के कान पर जू नहीं लगी। इससे ज्यादा और लोगों को सरकार को समझने, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार है, ये अपने मुकदमे वापस लेने वालों की सरकार है। तो
और आम आदमी जो है वो बेचारा पिस रहा है। आप किसान के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, जवान के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्यों सत्ता में हैं? आप सत्ता छोड़िए, आप कहिए साहब हमारे बस का नहीं है। तो ये झूठ से काम जो है वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। ठीक, काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है, एक ना एक दिन जल ही जाती है। बार बार भाजपा के और हमारे अभी मित्र बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब नेताजी ने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो क्या नेताजी ने बढ़ावा दिया था उन्हें? घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? अगर किसी माँ का कोई बेटा बदसूरत हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी माँ का कोई बच्चा बदसूरत हो तो क्या माँ उससे प्यार नहीं करती? लेकिन समाज का जो ताना बाना नहीं, अब अगर ये प्रश्न अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा तो इसमें उत्तर यही होगा कि ठीक है, माता की भावना अलग होती है, बच्चा उसके लिए बदसूरत पहली बात तो कभी होता नहीं, लेकिन अगर अपराधी है तो अपराधी कहा जाएगा ना। बिल्कुल आलोक जी, अपराधी जो है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, कानून जो है वो सख्त होना चाहिए। लेकिन दरअसल क्योंकि भाजपा के लोग ही ये तमाम मामलों में इन्वॉल्व हैं और इनके कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो जंगल राज तो अब बनाया है इन्होंने। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो क्राइम रेट 7.5% था, आज वो 52% हो गया उत्तर प्रदेश का। ये मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ आपको, मैं अपने नहीं बता रहा। मतलब इन चीजों का भी लाभ आपको मिलने वाला है पंचायत चुनाव में? कहाँ खड़े हैं? मतलब पंचायत चुनाव में जाकर आप इन चीजों को जनता को समझा पाएंगे? हमारी सरकार में हमारे विधायक या हमारे नेता बलात्कार नहीं करते थे। हमारी सरकार में बच्चियों को पुलिस वाले रात में नहीं जला देते थे। ठीक है। आपने तो तमाम इंसानियत को ताक पे रख दिया है। आप तो इतने निर्दयी हो गए हैं कि जो आपको वोट देती है उसको आप नौकर समझते हैं और आप मालिक बन बैठे। जबकि जो जनता वोट देती है वो मालिक होती है और चुनाव हुआ नुमाइंदा उसका मुलाजिम होता है, नौकर होता है, उसको सरकार तनख्वाह देती है, सरकारी तनख्वाह मिलती है उसको। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना पक्ष यहां पर रखा। यहां पर कांग्रेस का यही कहना है कि हम पूरे के पूरे आंकड़ों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में हम जनता को जाकर एक एक सरकार की असफलताओं की पूरी सूची गिनाने वाले हैं। बीजेपी का कहना है कि हमारे पास तमाम ऐसी योजनाओं की फहरिस्त है जिसका लाभ हमने जनता को सीधे ग्राम के स्तर पर दिया है, इसलिए हमको फायदा होने वाला है। किसान आंदोलन पर बीजेपी का साफ रुख है कि नहीं, हमने जो बिल लाया है वो उस बिल का फायदा किसानों को पहुंचने वाला है। और रही बात कामगारों की, तो कामगारों को भी हमने आश्रय दिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से जंगल राज भी कायम हुआ है, उस जंगल राज को रामराज में परिवर्तन करने की कोशिश समाजवादी पार्टी करने वाली। तो देखने वाली बात होगी कि पंचायत चुनाव में यूपी की जनता सबसे ज्यादा भरोसा आखिर किस पार्टी पर करती है, और जो कामगारों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, वो पंचायत चुनाव में किस तरह का रंग घोलते हैं। लगातार जुड़े रहिए आप सब प्राइम न्यूज के साथ इसी तरह से। नमस्कार।